आ जाओ इधर। कहां तक हुआ था? यहां से क्या? नहीं नहीं, पहले खत्म करेंगे तब पीछे वाला जो छोड़े हैं 10 को बताएंगे। यहीं से ना? दाब को किस इकाई द्वारा मापा जाता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। यही ना? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को क्या कहते हैं? पास्कल। अब बताओ उत्प्लावक बल कब बढ़ता है? ध्यान से देखना। एक बात बताइए, पानी में कोई चीज आपको हल्का लगता है कि भारी? अच्छा बताइए, ये कोई वस्तु है ना? ये कोई वस्तु है? अरे बोलिए। इसको अगर हम ऐसे दबाएं भारी लगेगा, ऐसे दबाएं उठाएं हल्का लगेगा। यानी अगर, ध्यान से समझिएगा, अगर नीचे से ऊपर की ओर कोई बल लगता है तो वस्तु हल्का लगता है, यदि ऊपर से नीचे की ओर कोई बल लगता है वस्तु भारी लगता है। बोलिए। अगर नीचे से ऊपर की ओर कोई बल लगता है हल्का लगता है, ऊपर से नीचे की ओर कोई बल लगता है भारी लगता है। हमने क्या कहा दोस्त मेरे, कि अगर आप जल में किसी चीज को ले जाइए, पत्थर को आप जल में उठाइए आपको हल्का लगेगा। आप पत्थर से बाहर आ जाइए, पत्थर को लेके बाहर आ जाइए पानी से, कैसा लगता है? कभी उठा के देखे हैं? आप अगर देखे होंगे दोस्त मेरे, भाई मेरे, तो ये अगर आपका पानी है, पानी में अगर किसी चीज को आप ऐसे पानी में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आप डुबा देते हैं तो देखिए ऊपर से नीचे इस वस्तु का भार बल लगेगा, किधर की ओर? नीचे की ओर। और नीचे से ऊपर इसका कौन बल लगेगा? उत्प्लावन बल। कौन बल लगेगा? कौन बल लगेगा? ये उत्प्लावन बल लगेगा। कौन बल लगेगा? उत्प्लावन बल लगता है। ये जो उत्प्लावन बल लगेगा, ये जो वस्तु है इसमें जो नीचे से ऊपर ऐसे आप कीजिएगा देखिएगा आपको हल्का लगेगा। बोलिए ना हो। आई जो वस्तु जो नीचे की ओर बल लगा रहा है वो कौन बल है? भार बल। और नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगा रहे हैं वो कौन बल है? उत्प्लावन बल। बोलो। तो कहते हैं दोस्त मेरे, इसी उत्प्लावन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप बल। कौन बल? इसी को कहते हैं बॉयनेंसी फोर्स। क्या कहते हैं इसको? बॉयनेंसी फोर्स। बॉयनेंसी बल। कौन बल कहते हैं? उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल और कौन बल? बॉयनेंसी बल। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि भार बल किधर से किधर और उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर। तो भैया उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर लगता है, भार बल ऊपर से नीचे। इसी को उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल या बॉयनेंसी फोर्स कहते हैं। ही जो आप देख रहे हो ये कौन बल है? कौन बल है? भार। कौन बल है? भार बल कौन लगाता है? वस्तु लगाता है पानी पर, और उत्प्लावन बल पानी लगाता है वस्तु पर। बोलिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो भार बल नीचे की ओर लगेगा तो उत्प्लावन बल किधर की ओर लगेगा? ऊपर। उत्प्लावन बल ये पानी लगाएगा। कितना लगाएगा? जितना पानी ये विस्थापित करेगा। जितना पानी को ये हटाएगा उतना ही उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज चचा कहते हैं कि कोई भी वस्तु जब जल में हम डुबाते हैं, बताओ अब यहां ये वस्तु अभी डूबा हुआ है तो इतना पानी विस्थापित कर रहा है। ये वस्तु डूबा हुआ है तो इतने ना पानी विस्थापित कर रहा है हो। आज जब ये पूरा डूब जाएगा तो ज्यादा पानी विस्थापित करेगा कि कम? तो ज्यादा भार बल तो वह उतने रहेगा क्योंकि वस्तु लगाता है, वस्तु तो बदल नहीं रहा है हमारा। उत्प्लावन बल क्या होगा? उत्प्लावन बल कम जाएगा। घोड़ा बेच के ना आया है। ये जितना पानी विस्थापित करेगा उतने उत्प्लावन बल लगता है। तो यहां तो ये ज्यादा ना पानी विस्थापित किया रे, तो ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा कि कम? पक्का?
यहां इतने पानी विस्थापित किया तो इतने उत्प्लावन बल, इतने के बराबर उत्प्लावन बल लगेगा। यहां ज्यादा पानी विस्थापित किया तो ज्यादा ना उत्प्लावन बल लगेगा। बोले वे नहीं करेगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। बोलिए। तो इसका मतलब अगर वस्तु जैसे जैसे जल में डूबता जाएगा उत्प्लावन बल ज्यादा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। आप कहेगा किस बल के कारण हल्का लगता है? उत्प्लावन या उत्क्षेप या बॉयनेंसी फोर्स के कारण। किस बल के कारण भारी लगता है? भार बल के कारण। आप दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है कि सेम दिशा में होता है? इधर लगता है उधर लगता है। जल्दी लिख, फिगर बना दो और कुछ मत करो। हमारी चाहत। आज कितना तारीख है? 28। हो गया? अरे हुआ? कहां पर? बता देंगे, वो भी टेंशन नहीं लो। जो पूछना चाह रहा है ना, भार बल उत्प्लावन बल, यहां तुम कह रहा है कि उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, इसकी तुलना में ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपके पास पैसा ज्यादा है, इसका ये मतलब थोड़े है कि सबसे ज्यादा है। ज्यादा और कम तो कंपैरिजन का चीज है। हम कहेंगे मेरे पास फॉर्च्यूनर है, किसी तो हम अमीर हैं, किसी के पास अगर कंपनी है, नहीं है। किसी के पास ऐसे ऐसे हजारों कंपनियां हैं। तो अमीरी गरीबी कंपैरिजन का चीज है। इसलिए कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। अब कोई फॉर्च्यूनर की कंपनी वाली है, वो कहेगा अरे साला मेरे पास अब टोयोटा जैसी कंपनी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाएगा तो क्या कहेगा? जीरो, कुछ नहीं। तो अमीर कोई नहीं है। बड़ा छोटा कम ज्यादा ही कंपैरिजन का चीज है कि आपके पास कम है कि मेरे पास कम है। आपके पास ये तुलना है, इसकी तुलना में ये इसके पास अधिक पैसा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके पास अधिक पैसा है और ये गरीब है। बोलिए। कम ज्यादा छोटा बड़ा ये सब कंपैरिजन का चीज है। हम कहेंगे मेरा हाइट बड़ा है, तो खली के सामने खड़ा कर दीजिए हमको, बस चलने लगेंगे जी। तो कहते हैं उत्प्लावन बल कब बढ़ता है? जब जल में वस्तु की गहराई बढ़ेगी कि घटेगी? तो कहते हैं जब जल में वस्तु की गहराई को में दबाने पर। जल में वस्तु को गहराई में क्या करने पर? दबाने पर। आई उत्प्लावन बल का अध्ययन आर्किमिडीज ने किया। लिख लो, उत्प्लावन बल का अध्ययन आर्किमिडीज चचा ने किया। उत्प्लावन बल का अध्ययन आर्किमिडीज चचा ने किया। कौन चचा ने किया? देखो, दाब और बल, एक होता है प्रतिबल। बढ़िया से समझने की कोशिश करना। दाब, पहले तो दाब और प्रतिबल में क्या अंतर है? दाब बराबर भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। एक और हिंदी होता है प्रेशर। एक होता है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन एक इंग्लिश होता है एक स्ट्रेस। ध्यान से समझना। अगर ये कोई वस्तु है और इस पर इधर से ऐसे बल लग रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दबाव बल को
क्या कहते हैं? दाब। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, स्ट्रेस मतलब खिंचाव ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले खिंचाव बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर प्रतिबल बराबर क्या? बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन हम लोग कहते हैं अरे बड़ी स्ट्रेस है यार, स्ट्रेस है मतलब खिंचाव है कि दबाव है? अगर अरे बड़ी दबाव है जी, ये दाब है, प्रेशर है, ये स्ट्रेस है। अभी हम इसको खींच रहे हैं, ये स्ट्रेस है कि दाब है? स्ट्रेस है, दाब। समझ में आया? स्ट्रेस मतलब खिंचाव और दाब मतलब दबाव। सही है। और दोनों का यूनिट सेम होता है, इसका भी यूनिट होता है न्यूटन, बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं पास्कल। इसका भी यूनिट सेम होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? पास्कल। लिखे? इतना आसान नहीं है चलो पढ़ना, 2 4 6 महीना मेहनत करना होता है, वो बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसको नौकरी चाहिए, उसका जीवन बदलना चाहिए ना, तो इसके लिए उकरा छोड़ के सब दोषी हो जाता है। ओकर जीवन में खाली वो दोषी नहीं है, बाकी सब दोषी हो जाता है। लेकिन ओरा बोलो 6 महीना पढ़ने, पेशेंस ही नहीं होता है। हो गया? ये ऐसे दबा रहे हैं तो ये क्या है? दबाव। ऐसे खींच रहे हैं तो क्या है? प्रतिबल। क्लियर है? अब देखिए, दाब और बल में क्या अंतर है? दाब और बल में क्या अंतर है? दाब है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। अब बल तो बल है, इसको क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, तो कहते हैं दबाव। दाब और बल का अंतर क्या कहलाता है? दाब संपर्क क्षेत्रफल पर आधारित होता है, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, जबकि बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। हो गया? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। पढ़े? बता, मैनोमीटर से किस राशि का बल का नहीं, अच्छा किस बल का मापन किया जाता है? दाब का। किसके दाब का? मेनली द्रव के दाब का। किसके दाब का? अब बैरोमीटर से, अब बताए थे भैया, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब ना, वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर। बताओ, बैरोमीटर में एकाएक पाठ्यांक नीचे गिर गया, बताए थे ना, आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, वर्षा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मौसम साफ, सही है, एकाएक ऊपर चल जाएगा, गर्मी, एकाएक ऊपर चल जाएगा तो गर्मी। बीपीएससी में यही पूछा था पिछले बार, मतलब तुम्हारे में नहीं, मेन बीपीएससी में। बताओ, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा, देखो कैसे बताए थे दीदी हम, अरे एकाएक नीचे गिरेगा मतलब यहाँ का प्रेशर कम की ज्यादा। अरे एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक ना। हम यहाँ बैरोमीटर लगा रहे हैं और वायुमंडल का दाब नाप रहे हैं। किसका दाब नाप रहे हैं? यहाँ बैरोमीटर लगा दिए, वायुमंडल का दाब नाप रहे हैं। किसका दाब नाप रहे हैं? अब हमको एक बात बताइए, एकाएक यहाँ का प्रेशर डाउन हो जाए, यहाँ का प्रेशर डाउन होगा, जहां हाई प्रेशर में वायु रहेगा, हाई टू लो में सट सट आएगा, आपको तेज हवा आपकी ओर आएगा, आंधी तूफान आ जाएगा। अगर धीरे धीरे नीचे गिरा तो जितना बादल अगल बगल में है सब यहां आ जाएगा, आके बरस जाएगा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, इक्वल प्रेशर हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। एकाएक ऊपर चढ़ गया तो दाब बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोलो ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको जब एकदम हाई प्रेशर हो जाता है
तो टेम्परेचर आपका हाई रहता है कि लो रहता है? कभी सुने पाद के ठंडा दिया? कभी सुने हैं? हम लोग कह रहे प्रेशर है, प्रेशर मतलब हाई प्रेशर है, आप कहते हैं पाद के गरमा दिया। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टेम्परेचर। तो जब ये प्रेशर आप बढ़ाइएगा, कणुओं में गति जो होगा ज्यादा होगा, टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहते हैं बैरोमीटर क्या नापता है? और एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या आएगा? आंधी तूफान। और धीरे धीरे नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ। एकाएक ऊपर चढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एकाएक ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? गर्म मौसम। एसके झा सामान्य विज्ञान जो लोग ऑर्डर किए हैं अगले सप्ताह में पहुंचेगा। हो गया? ये चला पूछवे करेगा, बढ़िया देख लो। एकाएक नीचे जाएगा क्या होगा? इसका मतलब यहाँ का प्रेशर लो है, लो है तो हाई प्रेशर से सब हवा कहाँ जाएगा? लो प्रेशर में। कहाँ जाएगा? लो प्रेशर में। एकाएक नीचे जाएगा आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे जाएगा क्या होगा? वर्षा होगा। और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मौसम साफ। एकाएक ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? हम्म। आ जाओ नेक्स्ट पर। ये कहता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या नापता है? दाब। क्या नापता है? दाब नापता है। अब बैरोमीटर किसका दाब नापता है? वायुमंडल का। बैरोमीटर किसका दाब नापता है? वायुमंडल। बताओ, वायुमंडल का फैलाव, वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई तक है? 800 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? इसके बाद फिर वायुमंडल नहीं है। यानी सूरज के पास जाइएगा तो वायुमंडल है। अच्छा, ये वो चीज आपको पढ़ाए थे हम कि बताइए तो शुक्र ग्रह पर किस अम्ल का बादल है? पूछा है क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड का। शुक्र ग्रह पर जो बादल है वो किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो शुक्र ग्रह पर भूल के भी जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां जब वर्षा होगा वो अम्ल का वर्षा होगा। वह अम्ल जो आप डाल के नहीं देखते सिनेमा समय से दाग के पूरा शरीर झुलसा देता है, उसी अम्ल को कौन अम्ल कहते हैं? सल्फ्यूरिक। प्रबल अम्ल है वो। तो लिख लीजिए, शुक्र ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। लिखे? फिर कहता है एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? एक तो 101.325 kg पास्कल, या इसी को लिखते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.01 इंटू 10। ई नहीं पूछेगा, इसको मत लिखो। एक वायुमंडलीय दाब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यो पूछा है 1.01 इंटू 10 कितना पास्कल? 5 पास्कल। कितना पास्कल? अगला, नुकीली कील या तेज चाकू किसकी वजह से धाराएं पर दाब का मान बढ़ा देते हैं? धार पर, धाराएं पर न, धार पर। रुको, एक बात बताओ, चला नुकीली चाकू है, हमको ये बताइए सुई में ज्यादा क्षेत्रफल है कि नाखून में? आज बताइए, पेन है, पेन में पेन का क्षेत्रफल ज्यादा है नीब का कि
या इसका क्षेत्रफल ज्यादा है इधर वाला का कि इधर वाला का, मतलब निडल का ना। अरे सुई का इसका क्षेत्रफल कम की ज्यादा है? कम। छेदाएगा ज्यादा? बोलिए ना, छेदाएगा ज्यादा कि कम? एगो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नुकीला है, क्या है, धारदार है, तो क्षेत्रफल कम की ज्यादा? कम। और क्षेत्रफल कम तो कम में बल लगा के कटेगा कि ज्यादा बल लगा के कटेगा? कम बल। अगर भोथर है तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि कम? पक्का। कहते हैं दोस्त मेरे कि नुकीले कील या तेज चाकू किसकी वजह से धार पर दाब का मान बढ़ता है? कम क्षेत्रफल की ज्यादा क्षेत्रफल? धार पर खट से ऐसा दाब बढ़ेगा कि फट से आप काट दीजिएगा। क्षेत्रफल का मान क्या होता है? कम होता है। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और दाब अदिश राशि है कि सदिश राशि? देखो अदिश उसे कहते हैं, अदिश उसे कहते हैं, अ का मतलब होता है नहीं, तो नहीं हो दिशा, नहीं हो दिशा उसे क्या कहते हैं? अदिश। और सदिश उसे कहते हैं जेकरा में दिशा हो। लिख लो, अब रुक जा, रुक। दाब में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए दाब एक कौन राशि है? अदिश। देखो अ मतलब नहीं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे क्या कहते हैं? अदिश। हाँ स मतलब होता है हाँ, हाँ हो दिशा जिसमें उसे क्या कहते हैं? सदिश। जैसे कहते हैं अमान्य जो मान्य है कि नहीं है, अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है, अदिश जगह में दिशा नहीं है। कहते हैं दोस्त मेरे अदिश, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश, और जिसमें दिशा हो उसे क्या? सदिश। और दाब एक कौन राशि है? अदिश राशि है। दाब कौन राशि है? अदिश राशि है। 6 to 10 एनसीईआरटी कब आएगा? हो गया। अगला बताओ, वायु दाब मापने के लिए अभी तुरंत बताए थे किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना? 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। बता बाबू रे, बताए थे, याद करो याद करो याद करो, पिछली कक्षाओं में हम बताए थे कि नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तब पर्वतों पर सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां बाहर का दाब होगा कम। अब मेरे शरीर के अंदर का दाब है ज्यादा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में नाक से खून निकलने लगता है। तो अब करने होता है, लेकिन जकरा हाई बीपी है ओकरा प्लेन में भी जाता है तो ओकर नाक से कभी कभी क्या निकलने लगता है? खून। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को ऊंचाई पर जाने की मनाही होती है। इसीलिए आपको कहीं अगर प्लेन व्लेन पे यात्रा करना हो तो जवानीय में कर लीजिएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आप लोग को तो इतना छुट्टी मिलेगा कि घूमते घूमते, टीचर सबको छुट्टी लेकिन कम देता है आजकल, गणना में लगा देता है, जनगणना में। मास्टर को पढ़वाता कम है, परेशान ज्यादा करता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, आप पर्वतों पर जब भी जाइएगा ना तो कोशिश कीजिएगा कि जवानी में पर्वत पर जाने का प्लान बनाएं, ठीक ना, ताकि आप वहां चढ़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा। पर्वतारोही को पहाड़ के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वहां दाब कम है। जोर से सांस लेगा ना हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति, खट से होकर खून जो है निकल जाए। बताओ, जब द्रव और गैस में कोई पिंड तैरता है तो उसके द्वारा किस बल का अनुभव होता है? अभी तुरंत बताए थे, जब द्रव और गैस में कोई पिंड तैरता है तो वो कौन बल का अनुभव करता है? उत्प्लावन बल, नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे? पक्का। तो हम ये कह सकती है, क्या कह सकती है? भार बल कौन लगाता है? कौन लगाता है? वस्तु लगाता। किस पर? पानी पर। किधर की ओर? नीचे की ओर ना बाबू सोना।
और उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल कौन लगाता? द्रव लगाता। किस पर? किस पर? वस्तु पर। किधर की ओर लगता? एकरा में की समस्या है, समझे कि नहीं समझे? लिख लीजिए। हो गया? पढ़े? हाँ, डुप्लीकेट बुक है, उसको नहीं लेना है। हाँ जी। क्या चीज पर? गैस पर कोई वस्तु? गैस पर कैसे तैरेगा? कैसे धूलकण तैरता है? हाँ, तो बड़ा नहीं तैरेगा। की चाह रहा है तू, ईटा तैरा दे? हाँ? हो गया? अरे हुआ। देखो, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। यही ना होता है हो? ये तो सबको पता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। वही, ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं तरल। क्या कहते हैं? तरल। बोले तो इंग्लिश में इसको फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लूइड कहते हैं। तरल किसे कहते हैं? जिसमें तैरने का गुण हो। जिसमें क्या करने का गुण हो? जिसमें तैरने या बहने का गुण हो। जिसमें बहने का गुण हो। तो बताओ, ठोस में बहने का गुण है? ठोस में बहने का गुण हो। जिसमें बहने का गुण हो। क्या करने का गुण हो? बहने का गुण हो। हो गया? जीत हुई सच्चाई की। न, 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 न। द्रव और गैस कैसा होता है? तरल। और जिसके बहन, जिसमें किसका गुण होता है? बहने का। बताओ। अगले में चलते हैं। दाब तथा गैस किस पर दाब आरोपित? द्रव तथा गैस, द्रव तथा गैस किस पर दाब आरोपित करते हैं? सभी दिशाओं में। रुक जा, रुक न रे, रुक न रे, रुक न हे रे। ये पास्कल चचा कहते थे, पास्कल चचा कहते थे कि अगर किसी द्रव की बूंद को आप कंसीडर करते हैं तो ये सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। ये कौन कहते थे? ये जो ई किसका सिद्धांत है? पास्कल चचा का। पास्कल चचा कहते थे किसी भी कंटेनर में अगर किसी बूंद पर हम दाब की बात करें तो वो सभी दिशाओं में हर जगह क्या लगता है? समान। लिख लो, पास्कल के नियमानुसार, पास्कल के नियमानुसार द्रव के किसी बूंद पर, ना, द्रव के अंदर किसी बूंद पर, पास्कल के नियमानुसार द्रव के अंदर किसी किसी बूंद पर सभी दिशाओं में दाब का मान, सभी दिशाओं में दाब का मान समान रहता है। सभी दिशाओं में दाब का मान क्या होता है? समान रहता है। अगला बताओ, गैस का दाब का मान किस दिशा में होता है? ठोस में दाब का मान किस दिशा में होता है? बताओ, किसी भी ठोस का दाब जो होगा वो नीचे की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा? वजन भी किस दिशा में होता है? नीचे की ओर। लिखो, ठोस के दाब का मान किस दिशा में होता है? नीचे की ओर। लिखे?
अगला, बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान क्यों घट जाता है? बता। दाब बराबर, कह ये रहा है कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बताओ, क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो दाब का मान घटेगा। ये थोड़ा सा लिखने में क्या है गड़बड़ी। कहता है बल लगाने पर दाब का मान क्यों, इसको काट दीजिए, बल लगाने पर दाब का मान क्यों घट जाता है? क्षेत्रफल के क्या होने से? बढ़ने से। लेकिन ये बढ़ेगा तो घटेगा। कहते हैं क्षेत्रफल के बढ़ने से दाब का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से दाब का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। हाँ बोलिए, जकरा हमरा से बतियाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ। के है केने है, केने बतियाओ ना हमरा से, को कियाओ नहीं न, तब बुझेगा सर जवाब नहीं दे रहे। बोलो बस, पूछना हम देंगे जवाब। अच्छा क्वेश्चन पूछिए, हम देते हैं जवाब। को करके चुप नहीं रह जाइए, मर्द वाला आवाज में पूछिए, है ये बात है सर। यहाँ सब अपने आदमी, हम आपको थोड़े मार रहे हैं। अब सब मिलकर हमारे मारने लगेगा तब की करेंगे? पागल हुए हैं हम? बोलो बोलो न रे। लेकिन सोच समझ के, मेरा टाइम नहीं बर्बाद करेगा। आप बोलवे नहीं करेगा। बोलो ना, तुमको डाउट कहाँ है? अरे बोलिए, स्टैंड अप। बल लगाने से, क्वेश्चन की करेक्शन पढ़ो। करे बल लगाए, लगा दिए बल, फिर भी दाब क्यों घट रहा है? ई हाथ मेरा सुरक्षित है, फिर भी एकरा में दर्द क्यों हो रहा है? सुइया भोंक दिया होगा एकरा में कोई। ये कह रहा है बल लगाने पर, हम ये हाथ मेरा सुरक्षित है, बल लगा रहे हैं, फिर भी मेरे ऊपर दाब का मान क्यों घट रहा है? कहीं ना कहीं मेरा क्षेत्रफल बढ़ा हो। बल लगाने पर दाब का मान क्यों घटेगा? बल लगाने पर तो बढ़ना चाहिए। वही वही वही, ये करे लेकिन फिर भी घट रहा है। एक मतलब ये चोट्टा बढ़ रहा होगा। बोलिए, जैसे मेरा 2 बेटा, मान लीजिए एगो बेटा कमा रहा है, फिर भी हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो सरकार चोट्टा चोर होगा, ये 100 कमा रहा होगा, वो 300 बुढ़ा रहा होगा। पूछो मेरी बात, बैठिए। अगला, किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में समान दाब आरोपित करते हैं? अभी तुरंत लिखाए थे, लिखा रहे थे तो आप लोग लिख नहीं रहे थे। बताइए क्या होगा आंसर, पास करो। किसने कहा था कि द्रव के अंदर सभी दिशाओं में समान बल लगता है? पास्कल। समान दाब लगता है। बता, प्रेशर कुकर, हा देखो, हम आपको अभी तुरंत बढ़ाए थे, बताए थे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एगो चीज साइंस में याद रखिएगा। बोलिए क्या? बोलिए ना क्या? अच्छा बताइए, कोई भी चीज गर्माता है तो सीधा होता है कि टेढ़ा? गर्मा के टेढ़ा होता है आपका। कोई भी चीज आप गर्मा के देखिए सीधा हो जाएगा। हम पगला, कोई रॉड ले लो और रॉड को गर्माओ, वो सीधा होगा कि टेढ़ा? पक्का? देखो वो गूढ़ ज्ञान तो हम देते हैं, आज के बाद कभी गलती नहीं होगा। बोलो क्या? जहां भी रिलेशनशिप में टेम्परेचर रहे, गर्माए, वो सीधा रिलेशन होगा। टेम्परेचर नहीं है, उल्टा रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक ना? प्रेशर और वॉल्यूम में टेम्परेचर ना है तो उल्टा रिलेशन होगा। प्रेशर और टेम्परेचर में टेम्परेचर है ना, सीधा रिलेशन होगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर में टेम्परेचर है ना, सीधा रिलेशन होगा। ये पूरे साइंस में ये बात लागू है। ध्वनि का वेग तापमान के कहेंगे समानुपाती। तापमान कभी किसी का व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। एक आध जगह है, लेकिन वो जान के भी कोई फायदा नहीं, वो पूछता नहीं है। झूठे कहल कंफ्यूजन बढ़ाना। जैसे अर्धचालक में होता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। देखो, एक मिनट सुन लो, 99.9% में टेम्परेचर रिलेशन में आएगा तो सीधा रिलेशन,
यानी प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा एक बात बता, देखिए इसको दैनिक जीवन में आप फील कर सकते हैं। हमारे ऊपर अभी मेरे पेट का वॉल्यूम इतना है ना, चलिए बोतल का वॉल्यूम अभी इतना है कि नहीं है, हम इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? बढ़ा। अभी मेरा पेट इतना फैला हुआ है, हम इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या हुआ? जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। बोलिए। अच्छा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो मेरे अंदर जो कण है वो आपस में टकराएंगे ज्यादा, टकराएंगे ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आज जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बुझा हुआ है कि साफे बोरा में जा है। प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हैं, लोहिया में भी बनाते होंगे, हड़िया में भी बनाते होंगे। ये मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर है, ये आपका मान लीजिए आग निकल रहा है, ये आप चढ़ा दिए लोहिया या कढ़ाई, एक भोजन मटन बना रहे हैं, शुक्रवार का दिन है, सब लोगों का मन किया कि हम मटन खाएं, और ये दोस्त मेरे कुकर है। कुकर में आपका खाना जल्दी पकता है कि लेट से पकता है? जल्दी खाना कब पकेगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। होता क्या है दोस्त मेरे, कि नॉर्मली आप इसमें क्या करते हैं, जब ये बंद रहता है तो बंद रहेगा, तो जब आग दीजिएगा तो आग दीजिएगा तो इसका पानी भाप बनेगा, अब पानी भाप बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, अब प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जिस दो में रिलेशन होगा अगला तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग जो कुकर में खाना बनाते हैं तो प्रेशर जब बढ़ता है इसमें गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं कि रबर तक से एक बूंद सिसकी ना निकले, इसका वॉल्यूम जितना है कुकर का उतने रहे। अब तब जैसे जैसे इसमें गैस का प्रेशर बढ़ते जाता है इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आग देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें आग देने से तो टेम्परेचर बढ़वे करता है, साथ ही साथ प्रेशर बढ़ने से भी टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें दो फैक्टर काम करता है, इसमें ऊष्मा देते हैं, आग देते हैं तो ताप बढ़ता है, बोलो रे। इसमें आग देते हैं तो ताप बढ़वे करता है, साथ ही साथ गैस जो वाष्प है उसका प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें दो फैक्टर से गर्मी मिलती है। नहीं समझ में आया? नहाते हो 3 दिन पे 4 दिन पे तो कैसे समझ में आए? लाइफ बॉय साबुन से नहाया करो, लक्स से। साइंस ऐसा चीज है ना, चला जे बच्चा 6 to 10 रेगुलरली पढ़ लेगा, अगर ओकर जीने की शैली ना बदल जाए, ओकर जीवन ना बदल जाए, ओकर बात करने का तरीका ना बदल जाए, तो काहे साइंस पढ़ेगा, चाहे आर्ट्स भी, लेकिन पढ़ेगा तो तुम देखना सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। हम ही नहीं कहते हैं कोई खराब कोई अच्छा, सब टीचर अच्छा। एजुकेशन ऐसा चीज है, जो भी लोग पटना अभी आप आए होंगे ना, आप यहाँ से जब लौट के जाइएगा, चाहे जॉब के साथ जाइए कि जॉब के बिना जाइए, ठीक ना, आपके अंदर बहुत भयानक चेंजिंग आएगा। आप ये चीज गौर कीजिएगा कि हम कैसे सोचते थे, अब हम कैसे सोचते हैं। एकदम देखिएगा, आप 2 महीना आप रह जाइए, देखिएगा आपके अंदर कितना सारा चेंज आएगा, आपका जीवन अन्य लोगों से बहुत बेहतर हो जाएगा। शिक्षा ऐसा चीज है, लेकिन वही बात है दोस्त, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, अधिकिचरा नहीं होना चाहिए।
ठीक ना। इसके लिए तो बहुत हार्ड डेडिकेशन, बैग उठाना है, जाना है, मतलब जाना है। आने तो 100 बहाने हैं, आज मौसी के बेटा के बियाह है तो फलना है चिलना है। हमारा लिए चला कोई मरियो जाएगा ना, कोई गांव घर मर जाता तो हम गांव में जाते हैं पता चलता है। ठीक बगल वाला मर गया, हमारा मम्मी नहीं बताई ना, हमारा बात हुआ घर गए तो बोला फलना चाचा तो मर गए। हम बोला अच्छा मर गए। हम सबको पता है कि हम घर नहीं आएंगे, सबको ही बात पता, जब मेरा छुट्टी होगा तो जाएंगे, नहीं होगा माई बाप के अलावे किसी को कुछ हो, मैयो बाबू कुछ होगा तो नहीं जाते हैं, ओकरा बुला लेते हैं, यहाँ बीमार है ना गाड़ी भेज रहे हैं चलो, कोई फालतू वाला बात नहीं। और चल आता है, दिखा देते हैं डॉक्टर, ठीक हो जाता है। हमको एकदम चला बहाने नहीं बनाओ। मौसी के बेटा मारे, मौसी के बेटा के बिया, एक आया कहता है सर छुट्टी दे दीजिए, हम बोले का है, मतलब भाभी के डिलीवरी होने वाला है। हम बोले भाई भाभी को डिलीवरी होना है तो भैया जाएंगे, तुम छुट्टा काहे जाएगा, जकर धिया पुता है से न जाएगा। कहता है वो बाहर है, हम बोले हाँ। अच्छा ये गलत बात है कि नहीं। हमरा अगर कह दे, कोई कह दे मेरी बहन थी पढ़ते थे हम पढ़ते थे, किसी को कुछ होगा तो नहीं जाएंगे। हम तुरंत नहीं चीन रहे हैं, तो हमारे भाई ना है, तो हम चीन नहीं रहे हैं, तो क्या है, अपना काम अपने से करो, हमरा अपन काम अपने से करने दो, सीधा बात, नो बकवास। बाबूजी कहते थे, एक बार कहे, बाबूजी तो हमको कभी बुलाते ही नहीं थे, लेकिन अगर बुलाते तो हम उनको सीधा जवाब दे भी देते। एक बार पैसा के लिए कुछ झोल हो गया, हम बोले मेरा जमीन जगह जितने दी जगह अलग कर दीजिए, हम अपना बेच के पढ़ेंगे। थोड़ा मजाक लग रहा है, हार्ड होना है। बाबूजी भी अगर पढ़ाई के मार्ग में बाधा डालते हैं तो कहोगे हम तेरा नहीं चिन्ह रहे हैं, के है ये मजाक में नहीं लो, बहुत सीरियस फंसोगे तुम। जस्ट अपने जीवन के कुछ पड़ाव को पार करो, न तोरा बाबूजी काम देंगे, न तोहर भाई, न तोहर बहन, तुम सबको काम दोगे अगर तुम अभी अडिग रह जाओगे। आना तो जिंदगी भर दूसरे के आस में जीवन गुजर जाएगा, न दूसरे की मदद कर पाओगे न खुद की मदद कर पाओगे। शब्द कड़वे जरूर हैं। सीधा भाई तोरा बोले ना कि घर बन रहा है तनी जाके देख लो, हम बोले तुम बोलो बने कि नहीं बने, हमरा कोई मतलब नहीं, हम पढ़ रहे हैं तोरा में, लेकिन ये हिम्मत नहीं होगा, तू ढलैया के दिन चल जाएगा देखने। आ जाओ इधर, चला बाप को हम चीनने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ाई के मार्ग में बाबूजी को एक दिन तोरा पे नाज होगा, वही बाबूजी जो तोरा आज बुला रहे हैं वो कहेंगे नहीं मेरा बेटा ठीक काम किया कि पढ़ा। थोड़े देर के लिए बुरा लगे और जिंदगी भर के लिए अच्छा लगे तो वही काम करना है। ये अगर दोस्त मेरे हम गैस में दे दिए, एकरा दिए हम हीट, आज समझ लो कुकर तो कम से कम आज समझ ही लो, यह लोहिया एकरो हीट दिए, एकर हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा, और साथ ही प्रेशर ही डायरेक्टली, भाप का जो प्रेशर है उससे भी टेम्परेचर बढ़ा, एकर टेम्परेचर हो जाता है 125 से 130 डिग्री सी, खाना फट से बन जाता है, एकर टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सी। इसलिए हम लोग की करते हैं, नहीं पक रहा है, दोनों कुकर में लगा के 3 सीटी लगा दो, तो कुकर लगा के 3 सीटी दो, मतलब उसका भाप से प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर रहेगा फट से पक जाएगा। बोलिए, तो प्रेशर के बढ़ने से क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, और आग से तो टेम्परेचर बढ़वे करता है, यूं बढ़ता है यूं बढ़ता है। बोलिए, तो कहता है अब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब रबर तबर पूरा टाइट, ऊपर वाला ढक्कन एकदम लगल, सीटी पूरा टाइट गिरल। अब जब बहुत प्रेशर हो जाता है ना, तब सीटी उतने वेट का बनाया जाता है कि उस प्रेशर से ऊपर उठे और सब गैस बाहर निकल। सेफ्टी वेल्व जो हम लोग यहां देते हैं वो उतने कैपेसिटी का देते हैं कि जितना से ई न फटे, ई फट जाए। बोलन रे, तो कहते हैं क्या कहते हैं, इसीलिए जब भी आप प्रेशर कुकर में खाना बनाइएगा, इसमें से 90% ऐसा होगा जगह कुकर के रबर खराब होगा, अभी नया नया लिया होगा ठीक होगा,
प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक कितना बढ़ के कितना हो जाता है? 125 से 130 डिग्री। बता, ईंधन। अगला चैप्टर आपका क्या है? हाँ 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 हाँ, देखो चला। एक होता है सीडीपीओ। क्या होता है? ई होता है सीडीपीओ, याद रखना। ये होता है C10 नंबर। अच्छा एक बात बताइए, कभी पेट्रोल भराने गए हैं? तो कहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम का लगेगा 110 टका, नॉर्मल लीजिएगा तो 105 टका। तो जो डी पेट्रोल की क्वालिटी ज्यादा होती है, कैलोरीफिक मान ज्यादा होता है, वो कैसे पता चलता है? उसकी क्वालिटी का पता चलता है C10 नंबर से। डीजल की क्वालिटी का पता चलता है। अब पेट्रोल की क्वालिटी का पता किससे चलता है? ऑक्टेन नंबर से। C10 नंबर से किसकी क्वालिटी का पता चलता है? डीजल का। पेट्रोल की क्वालिटी का पता ऑक्टेन नंबर से। लिख लो। आपको कहेगा डीजल की क्वालिटी का पता C10 नंबर, पेट्रोल की क्वालिटी का पता ऑक्टेन नंबर। आएगा दोस्त, बुक इतना आसान नहीं है लेकिन आ जाएगा। एगो लड़का लिखता है, अदर स्टेट की एक लड़की जिस तरह से पूरे बिहार के लोगों को आपत्तिजनक टिप्पणी की, ऐसी लड़की को अब बिहार में कपड़े खोलकर बीच रोड पर इज्जत उतर। क्या बोलता है यार, अस्तरहीन लड़का। उसका अस्तर गिर गया तो अपनों गिरा लोगे? अब वो लड़की थी बेचारी, वो अपनी मानसिकता से बोली, सस्पेंड भी हो गई है शायद, उसके लिए उतना ही काफी है। अब वो अपना, हम अपनी मानसिकता गिरा लें? पगला कहीं का। हो गया। सीडीपीओ C10 नंबर किसके लिए? डीजल के लिए। अब पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल के लिए ईंधन के गुणों को जलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर। या यूं कहें कि ईंधन की क्वालिटी की जांच के लिए ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर का प्रयोग किया जाता है। खाली लिखो ऑक्टेन नंबर और कौन नंबर? C10 नंबर। सीडीपीओ C10 नंबर डीजल की क्वालिटी है, पेट्रोल की क्वालिटी के लिए कौन? ऑक्टेन नंबर। बोलो सीडीपीओ 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 सीडीपीओ। बता, जलती हुई मोमबत्ती से निकलने वाली गैस किस माध्यम से प्रभावित करती है? जलती हुई मोमबत्ती से निकलने वाली गैस को किस माध्यम से प्रभावित करती है? ये दोस्त, ये लाइन को काट दो। ये लाइन दोसर है, आंसर दोसर है। हाँ देखो, यहां से चलते हैं हम लोग अब ईंधन में। हम आपको बताए थे कि ईंधन में ऑक्सीजन अगर पर्याप्त रहेगा, कौन गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन अगर अपर्याप्त रहेगा, कौन गैस देगा? ईंधन अगर अपर्याप्त रहेगा, मतलब ऑक्सीजन अपर्याप्त रहेगा, तो क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इन देगा। बोलो रे। अब बताओ, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। कितना किलोमीटर तक ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल है? 800 किलोमीटर। अब वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा बताओ तो, प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली? डायरेक्टली। पक्का। अब पास्कल चचा कहते थे द्रव की किसी भी बूंद पर सभी दिशाओं में दाब का मान क्या होगा? समान। क्या होगा? कौन कहते थे? पास्कल। कोई भी वस्तु द्रव में हल्की लगती है, कौन बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। कौन बल के कारण? उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है कि नीचे की ओर? कौन लगाता है? द्रव की वस्तु।
और उत्प्लावन बल भार बल एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। उत्प्लावन बल भार बल एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। उत्प्लावन बल भार बल एक दूसरे के विपरीत। क्लियर है? बोलन रे। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे ईंधन। हाँ कल क्लास है, कल क्लास है अपने नियमित समय पर। बैठ जाइए। एक सौ एक थे ना? कितना तक समाप्त हुआ था? यहीं से शुरू होगा? अच्छा ठीक है, चलिए यहीं से शुरू किया जाएगा। सवाल 101। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वातावरण में ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बढ़ने के बाद क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगा। किसमें वृद्धि होगा? तापमान। देखिए सदैव ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस, वो लड़का बोलो मोबाइल क्या चला रहा है पीछे? ठीक है, हो गया। चलो ध्यान दो, ग्रीन हाउस गैस से तापमान में क्या होगा? वृद्धि। कहां वृद्धि होगा? तो ध्यान रखेंगे, सदैव ध्यान दीजिएगा, तापमान में वृद्धि जो होगा वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा ट्रोपोस्फेयर। कौन? ट्रोपोस्फेयर। मतलब आपका ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ। देखो भाई, क्योंकि जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो कहां होती हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। देखो होगा क्या, सबसे पहले ध्यान समझिए, क्या गड़बड़ी होगा, क्या अनबैलेंस होगा। सबको पता है कि क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल। कौन? एकदम आराम से समझो, समताप मंडल है। समताप मंडल में एक विशेष लेयर है जो हम कई बार बताए, कौन? ओजोन है। ओजोन। तो ये ओजोन ध्यान रखिएगा,
ओजोन परत है। मनुष्य लगातार पृथ्वी पर ध्यान रखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO2 इन्वायरमेंट में पूरा हो जाएगा, CFC होगा। CFC किसको डैमेज करेगा? ओजोन। सूर्य की जो किरणें हैं वो ध्यान रखेंगे, जब ओजोन परत डैमेज हो जाएगा तो सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि उसको रोकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कहां आएगा? पृथ्वी पर। कहां आएगा? पृथ्वी पर। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये टेम्परेचर यहीं रहेगा, है ना, और यहीं जब रहेगा तो विश्व का तापमान, और दूसरी बात यहां CO2 पहले से भी मौजूद है क्योंकि हम लगातार CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो CO2 के कारण, जैसे आप नॉर्मल समझिए, ठंडा के दिन में भी कभी महसूस किए होंगे कि क्राउड भीड़ ज्यादा रहता है तो आपको गर्मी एहसास होता है, CO2 के कारण होता है कि नहीं होता है? अभी भी देखेंगे कि क्लास का टेम्परेचर बढ़ गया है, ज्यादा CO2 का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि यहां पर ध्यान रखेंगे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, तापमान जैसे ही बढ़ेगा, तो दुनिया के सामने याद रखेंगे सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन का होगा। किसका होगा? और जलवायु परिवर्तन जैसे ही हुआ तो ध्यान रखेंगे भारत की जलवायु क्या है? मॉनसून। क्या है? मॉनसून। मॉनसून बिगड़ गया, और मॉनसून जैसे ही बिगड़ेगा तो ध्यान रखेंगे, मॉनसून जैसे ही बिगड़ा तो मॉनसून पर ही ध्यान रखेंगे भारत की कृषि है। भारत की क्या है? कृषि। 70% आदमी का डायरेक्ट आजीविका किस पर है? कृषि। अब 30% उद्योग, वो भी कहीं ना कहीं भारत का उद्योग में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। कच्चा माल कहां से आएगा? तो लगभग सारे लोग कृषि पर आश्रित है, और कृषि भारत के मॉनसून पर है। मॉनसून भारत की जलवायु है। जलवायु परिवर्तित होगा, यह स्पष्ट रूप से याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस से। तो ग्रीन हाउस गैस से जलवायु, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस से सबसे पहले ओजोन डैमेज होगा, ओजोन डैमेज होगा, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन मतलब भारत का मॉनसून पर असर पड़ेगा, मॉनसून पर असर पड़ेगा मतलब कि याद रखेंगे कृषि पर, और कृषि पर जब पड़ेगा तो दुनिया के सामने याद रखेंगे कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी संकट आएगी, वो सबसे पहला संकट वो होगा खाद्यान्न संकट। कौन संकट? और खाद्यान्न संकट आएगा, भूखमरी आएगा, लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि लगातार दुनिया के देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर ध्यान रखेंगे, लगातार लगे हुए हैं। मास्टरनी साहब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप सीनियर हैं, थोड़ा सा एज का भी ख्याल रखिए, है ना। लिखिए नहीं, हम नहीं बताइए क्या, बताइए ना कि भाई हमारे क्लास में लिखना कम होता है, इस समझा रहे हैं। लिखना रहता तो हम आपको बोलते ना कि लिखिए। अगर हमको दुश्मनी, आप गोतिया हमर हैं, तो ओरिजिनल बात है, लिखिए नहीं, समझिए। समझिएगा तो लिख लीजिएगा, वो सबसे नहीं कुछ होगा, बात मानिए ना हमरा। उसे जो लिख रहे हैं ना वो सब धैल रहता है, जो लिख रहे हैं वो सब रखल रहेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा, बात समझ गए ना, सीधा पूछ देगा। तो ध्यान रखें कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस नहीं है, दे देगा O2, CO2, P2, K2, V2, लगाइए, सब तो 2 है। अब कौन होगा? क्योंकि आप सुने ही नहीं हैं, बात समझिए। आप तो लिख रही हैं CO2 CO2, लेकिन वहां पूछ दिया V2, तो चल जाइएगा PNMOL। चलो ध्यान दो भाई, तो ध्यान रखिएगा। तो कृषि, अब देखिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को लेकर दुनिया भर में याद रखेंगे ग्रीन हाउस उत्सर्जन को लेकर कटौती किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इसके लिए याद रखेंगे लगातार जैविक ऊर्जा संसाधनों में कमी की जा रही है। जैविक ऊर्जा, अब देखिए आपसे पूछेगा कि जैविक, एक शब्द आप लोग NCERT में पढ़ रहे होंगे, अगर 5 लड़का 10 लड़का पढ़ रहा है, उसमें एक पढ़ रहे होंगे अनवनीकरण, एक पढ़े होंगे नवनीकरण, पढ़ रहे हैं ना। एक जैविक, क्या? तो कोयला जो है वो कैसा उदाहरण है? जैविक। क्या है? जैविक। क्या है? और एक पढ़ते होंगे क्षय ऊर्जा, एक पढ़ते होंगे अक्षय ऊर्जा, पढ़ रहे हैं। तो क्षय ऊर्जा कोयला है, कौन है? पेट्रोलियम। क्या है?
वैसा ऊर्जा जो समाप्त हो जाए, जो क्या हो जाए, समाप्त, कभी नहीं आएगा, क्या होगा, क्षय। क्या होगा, क्षय। क्या होगा, क्षय। और उसी में एक है जैविक, क्या है, तो कोयला भी क्या है, जैविक भी है और क्षय भी है, जैविक भी है क्षय भी है। कौन कौन कौन, कंफर्म ना। जबकि याद रखेंगे अक्षय ऊर्जा के उदाहरण है सौर ऊर्जा, कौन, पवन ऊर्जा, कौन है कि नहीं है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा, कौन, ये सभी अक्षय ऊर्जा के उदाहरण है। कैसे उदाहरण है, कैसे ऊर्जा। और दूसरा याद रखेंगे, इससे पर्यावरण पर भी ध्यान रखेंगे, कोई खतरा, जबकि ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण को प्रभावित करेगा वो है जैविक ऊर्जा। कौन ऊर्जा, जैसे कोयला और पेट्रोल, कोयला और लगातार CO2 से उत्सर्जन होगा, जिसे याद रखेंगे कि विश्व का तापमान बढ़ेगा, विश्व का तापमान जैसे ही बढ़ा, जलवायु परिवर्तन, जलवायु जैसे ही परिवर्तित होगा, कृषि पर असर होगा, कृषि पर जैसे ही उसका प्रभाव पड़ेगा तो जनसंख्या पर खाद्यान्न संकट आएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल देख लेंगे यहां पे। ये तो सब बच्चा वाला सवाल है कि कार, ट्रक, लाउड स्पीकर, डीजे और औद्योगिक मशीनरी से किस प्रकार की प्रदूषण हुआ, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण है कि नहीं है। तो ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, ध्वनि प्रदूषण से भी याद रखेंगे एक प्रदूषण के दायरे में आता है ना। कौन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। कौन प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण की भी बात करेंगे तो यह एक ध्यान रखेंगे प्रदूषण के अंतर्गत आता है जो विभिन्न स्रोत से आता है, जिसमें याद रखेंगे कार, ट्रक, लाउड स्पीकर, डीजे, ETC, ये सारे के सारे याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण के क्या हैं, कारण है। किस जीव को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, डॉल्फिन। किसको, और उसमें भी गंगा डॉल्फिन। कौन डॉल्फिन भाई, कौन डॉल्फिन, तो गंगा डॉल्फिन को याद रखेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव। कौन जीव, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा। कौन सी, और इसी गंगा में ये डॉल्फिन रहती है। कौन रहती है, कौन रहती है, तो ध्यान रखिएगा कि यह स्पेशलाइज जीव है और इस लेकर इसको संरक्षित करने के लिए भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा याद रखेंगे राष्ट्रीय जल जीव भी घोषित किया गया है। किसको, डॉल्फिन। अब प्रश्न आएगा कि डॉल्फिन भारत के किस नदी में रहेगा, गंगा। किसमें, किसमें, कौन सा, डॉल्फिन, कौन सा। इसके अलावा हमने आपसे बताया था कि ध्यान रखेंगे वन्य जीव अगर आपसे पूछ ले कि वन्य जीव अगर आपसे पूछ ले कि संरक्षण, तो ध्यान रखिएगा 1972 और यही पूछेगा कि बाघ संरक्षण, तो 1900 तो बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया, 1973। और वन्य जीव संरक्षण कब, और वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून। कहां है, तो अगर पूछ दे कि वन अनुसंधान, कौन अनुसंधान, तो बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहां है भाई, देहरादून। कहां है, देहरादून। तो वन अनुसंधान संस्थान कहां है, देहरादून। कहां है, जबकि वन याद रखेंगे जीव संरक्षण अधिनियम कब आए, 1972। अब बाघ संरक्षण 1900, कंफर्म ना। और राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया किसको, और डॉल्फिन याद रखेंगे किस नदी में, गंगा। कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 103 के बाद 104, ध्यान दीजिएगा। एक 104 में देखेंगे क्या कहता है। इधर नहीं दिखाई दे रहा, लो अच्छा हम कोशिश में हैं कि होली के बाद कुछ पैसा आ जाए तो उधर भी एगो टीवी लगवा देते हैं, लेकिन की खोजता है जो हिसाब से दिया उस हिसाब से ठीक ही हो रहा है कि नहीं। धीरे धीरे सब बहुत चीज बढ़ा रहा है ना।
तो ये तो बिहारी सोच है, थोड़ा सा सीट हटिए ना। उसके बाद ऐसा धक्का बंगाली को मारा कि बंगालियों घसक गया, ओकर बीवियों घसक गया। बीवी गरमा रहा है बंगलिया पे। किसको बैठा लिए? बोला बिहार का है। अब बोला थोड़ा सा आप खिसकिए। बोला पागल हो गया, तुम्हारे ट्रेन है। बात समझे? तो ये लोग जो है पहले तो एंट्री कर लिया है, अब धीरे धीरे फैसिलिटी खोज रहा है। तो हम भी लगे हुए हैं कि आपके फैसिलिटी को बढ़ाया जाए, है ना। हाँ, ध्यान दो भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि लद्दाख का मौसम कैसा है? शुष्क और ठंडा। देखिए, अगर हम भारत के जलवायु से लेकर हम बात करेंगे तो भारत की, अभी मैंने कहा था कि भारत की जलवायु की अगर बात करेंगे तो मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी। मानसूनी है भारत की जलवायु। और भारत के मानसून को हम दो भाग में बांटते हैं। एक पहला है शुष्क काल। कौन काल? शुष्क काल। और दूसरा है प्यारे आर्द्र काल। शुष्क काल और तो शुष्क काल और आर्द्र काल। काल मतलब समय होता है, शुष्क मतलब सूखा होता है। और इसको शुष्क काल में दो ऋतु है। शुष्क काल के दो ऋतु हैं। एक पहला है शीत ऋतु। कौन ऋतु? शीत ऋतु। और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। कौन ऋतु? कौन ऋतु? जबकि आर्द्र काल में एक ऋतु है वर्षा ऋतु। कौन ऋतु? कौन ऋतु? तो स्पष्ट रूप से ठंडा शीत ऋतु 4 महीने का, गर्मी 4 महीने का और बरसात टोटल 12 महीना। हुआ कि नहीं हुआ? तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। मानसून को हमने कितने भाग में बांटा? दो, शुष्क काल और आर्द्र काल। शुष्क काल और आर्द्र काल। शुष्क काल और शुष्क काल में ध्यान रखेंगे। जैसे गर्मी में भी याद रखेंगे। चूंकि होता क्या है कि गर्मी कब आएगा? जब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा तो उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलेगी, क्योंकि सूर्य सीधा सामने है, हवा गर्म चलेगी। और हवा जब गर्म चलेगी तो ध्यान रखेंगे उस पवन को, उस शुष्क पवन को हम लू कहेंगे। क्या कहेंगे? लू। जबकि दिसंबर और जनवरी के महीने में ध्यान रखिएगा कि उस समय भी शुष्क पवनें चलती हैं, लेकिन अंतर यही है कि वो हवा शुष्क तो है लेकिन ध्यान रखेंगे ठंडा है, और उसे हम शीतलहर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में चलने वाली शीत ऋतु में शुष्क पवने को हम शीतलहर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ग्रीष्म ऋतु में क्या कहते हैं? लू। क्या कहते हैं? लू। तो स्पष्ट रूप से लद्दाख का मौसम शुष्क तो होता है, सूखा होता है और ठंडा भी होता है। होता है कि नहीं होता है? इस लेकर देखिएगा कि ठंडा में ज्यादा स्किन आपका फटता है। फटता है कि नहीं? भले ही ठंडा है हवा, लेकिन वो ठंडा सूखा है। इस लेकर ध्यान रखेंगे कि ठंडा के मौसम में भी देखिएगा कि स्किन ज्यादा फटता है, क्योंकि वो जो ड्राइनेस एयर है वो आपके गालों की मॉइस्चराइजिंग को ले जाता है। और उस मॉइस्चराइजिंग को बचाने के लिए लोग जो है पूरा बोरो प्लस लगा लिया है ना। अब बोरो प्लस पूरा लगा लिया। अब पूरा जैसे ही लगा लिया, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम भारतीय टीम के भारत में आता है खेलने के लिए, तो देखिएगा पूरा का पूरा बोरो प्लस क्रीम लगाए हुए रहता है। अब क्या है कि ये शुष्क हवा स्किन के पास गया मॉइस्चराइजिंग लेने के लिए। बोरो प्लस बोला फिलहाल अभी नहीं लेने देंगे, अभी हम हैं। इस लेकर बोरो प्लस की गहरी दोस्ती है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो शुष्क काल में भी याद रखेंगे ड्राइनेस एयर, और ग्रीष्म ऋतु में भी। कंफर्म? लद्दाख का मौसम कैसा है? ड्राई और ठंडा। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल। अब ध्यान रखेंगे लद्दाख से कोई सवाल देख लेते हैं कि लद्दाख की राजधानी कहां है? लेह। कौन? लेह। किसकी राजधानी है? किसकी? जो ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन भाई? लद्दाख। लद्दाख बना कब? 2019। क्या बना? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना? तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख कब बना? 2019। कब बना? कब बना? लद्दाख की राजधानी कहां है? लेह। कहां है? और हमने कई बार बताया कि लद्दाख में ही याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है K2। कौन सी? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2। क्या नाम है? और K2 है कहां? लद्दाख। कहां है? कौन सा? कौन सा? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
और K2 कहां है? लद्दाख कब बना? 2000 और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कंफर्म ना? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहां? लद्दाख की राजधानी। और भारत में सबसे कम वर्षा कहां होता है? कहां पे? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? लेह। कौन? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखिए ये सवाल तो अभी हम बताए हैं, चलिए ये सवाल अभी आपको बताए हैं और अभी तुरंत ही आ गया। लद्दाख का प्रमुख नगर कौन है भाई? लेह। किसका? लद्दाख का। किसका भाई? तो लद्दाख का प्रमुख शहर कौन सा है? लेह। कौन भाई? लेह। याद रखिएगा, जबकि स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा 105 के बाद 106 नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा। कहता है कि लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन है? याक और हिम तेंदुआ। याक और कौन? याक और हिम तेंदुआ। कहां पे? लद्दाख। कहां पे? थोड़ा सा ग्राफिंग के जरिए लद्दाख देख लीजिए। लद्दाख की बात करेंगे तो आप नक्शे पे इस तरह से ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका बन गया जम्मू कश्मीर, और ये टोटल वाला एरिया बन गया है क्या? लद्दाख। क्या बन गया है? लद्दाख। लद्दाख में ही याद रखिएगा, लद्दाख खुद एक जिला है, और लद्दाख के बाद एक जिला यहां और भी है जिसका नाम है कारगिल। क्या नाम है? कारगिल। नाम सुने होंगे। तो लद्दाख और कारगिल दो डिस्ट्रिक्ट हैं, और सदैव ध्यान रखिएगा कि यहीं पर अब जितने भी ग्लेशियर अगर आपको बताए जाएंगे कि कौन से ग्लेशियर कहां पर हैं, जैसे सबसे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करेंगे सियाचिन। कौन सा? अब बताइए, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां है? लद्दाख। कहां पे? कौन सा? सियाचिन। कौन सा? तो सियाचिन ग्लेशियर कहां है? और लद्दाख की बात करेंगे तो यहीं पर याद रखेंगे एक झील भी है जो याद रखेंगे पेंगोंग झील। कौन झील? तो पेंगोंग झील की बात करेंगे तो पेंगोंग झील कहां पड़ता है? लद्दाख। कहां पे? कौन सा? तो पेंगोंग झील का संबंध कहां से है? कहां से? कौन झील? पेंगोंग झील। कौन सा? जबकि ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि यहीं पर कुछ घाटी है, जैसे याद रखेंगे अगर पूछ दे आपसे कि नुब्रा घाटी। कौन घाटी? जैसे आगे हमने आपको कभी बताएंगे कि जैसे कुल्लू मनाली कांगड़ा लाहौल स्फीत घाटी हिमाचल प्रदेश में है, उसी प्रकार से नुब्रा। कौन सा? नुब्रा के अलावे याद रखेंगे गलवान। कौन सा? तो नुब्रा और गलवान घाटी का संबंध कहां से है? लद्दाख। कहां से? कहां से? तो नुब्रा घाटी और गलवान घाटी कहां है? भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर कौन? सियाचिन। कौन? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर कहां है? लद्दाख। कहां पे? कहां पे? कंफर्म ना? और अभी बताए थे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? K2। कौन सी? और K2 भी कहां है? लद्दाख। कहां पे? कंफर्म ना? इसके अलावे लद्दाख में कई चोटियां, सदैव ध्यान रखिएगा, लद्दाख में K2 के अलावे याद रखेंगे नंगा पर्वत भी है, यहीं पर ग्रेसर ब्रूम और महेसर ब्रूम जैसी भी चोटियां हैं, गोल्डन थ्रोन भी है। सियाचिन के अलावे लद्दाख में रेमो ग्लेशियर, सकमरी ग्लेशियर, बातूरा ग्लेशियर, बिफायो ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर कहां पड़ते हैं? लद्दाख। कहां पे? तो लद्दाख में केवल सियाचिन नहीं, सियाचिन के अलावे याद रखेंगे रेमो। कौन सा? रेमो के बाद सकमरी। कौन सा? सकमरी के बाद बातूरा। कौन सा? ये सारे ग्लेशियर कहां पड़ते हैं? लद्दाख। कहां पे? कहां पे? तो लद्दाख में पहला ग्लेशियर कौन? सियाचिन। कौन? सियाचिन के बाद बातूरा, सकमरी, रेमो,
सारे ग्लेशियर कहां हैं? लद्दाख। कहां पे? कहां पे? कहां पे? तो रेमो ग्लेशियर कहां? रेमो, सकमरी, बातुरा, लद्दाख। बातुरा, बिफायो, लद्दाख। बिफायो कहां है? और सियाचिन भी कहां है? लद्दाख। क्लियर ना? जबकि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। कहां है? कौन ग्लेशियर? तो गंगोत्री कहां है? गंगोत्री कन्फर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल 106 के बाद ध्यान रखिएगा 107, आराम से समझें। 106 के बाद 107 ना। चलिए 107 में हम चलेंगे, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। देख भाई यहां पे ध्यान दो। लद्दाख में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? सिंधु, सियोक। सिंधु और सियोक। सिंधु और कहां पे? कहां पे? लेकिन देख लीजिए, इसको समझिए। लद्दाख की बात करेंगे हम, बार बार आपको बोल रहे हैं कि लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था और है, फिलहाल है, ध्यान रखिएगा। अब देख भाई यहां पे सीधा समझना है कि ये आपका कौन सा प्रदेश हो गया? जेके। इस सब मोदी और अमित शाह का सोचा हुआ पॉलिसी था, है ना। बार बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, बात समझ रहे ना। सीज फायर का उल्लंघन करता था, बोला ये उल्लंघने हम समाप्त कर देते हैं, है ना। बोला अब कोई भी घटना होगा तो कोई भी घटना होगा, चूंकि पीओके को अब कश्मीर से अलग कर दिया गया है, मामले हटा दिया है, और पीओके कहां चला गया? लद्दाख में। अब कोई भी याद रखेंगे ब्रेकिंग न्यूज होगा तो कहां का आएगा? लद्दाख। कहां के? लद्दाख। अब देख भाई लद्दाख के बारे में समझ लीजिएगा। ये लद्दाख है, लद्दाख में सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु। एकदम आराम से समझो। इधर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा अभी कुछ दिन तकलीफ है ना। इधर टीवी लगवा देंगे। आज हम सदन में बात उठाएंगे, है ना, कि हाँ सदन में आज बात उठाएंगे कि भाई थोड़ा सा देखिए, है ना। तो होली के बाद जो है, बात समझ गए ना। हाँ तो होली के बाद कोशिश रहेगा कि भाई एक इधर एक इधर। हाँ चलो हम ही साइड हो जाते हैं, कुछ को दिखाई देगा, है ना। ऑनलाइन वाला आवाज दिखाई देगा, सुनाई देगा, सॉरी। बाकी हम हैं यहीं पे, ये मत सोचिएगा कि हम गायब हैं। समझाने के लिए थोड़ा सा हम इधर उधर जा रहे हैं। देखो भाई ध्यान दो, ये सिंधु नदी की बात करेंगे। सिंधु मानसरोवर से निकलती। कहां से निकलती है? मानसरोवर। आराम से समझो भाई, मानसरोवर तिब्बत। मानसरोवर कहां? मानसरोवर तिब्बत। मानसरोवर से तिब्बत से निकलने के बाद सिंधु नदी अब लद्दाख आएगी। कहां आएगी? लद्दाख। लद्दाख में इसी के किनारे बसा हुआ है लेह। कौन? कौन? इसके बाद ये नदी गिलगिट पहुंचती है। कहां पे? गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का भाग है, लेकिन भारत का है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में। गिलगिट याद रखिएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट के पास ही याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा खंड गड्ढे का निर्माण करती है। कौन? सिंधु। तो दुनिया का सबसे बड़ा याद रखेंगे खंड गड्ढा का निर्माण करती है। कौन? सिंधु। और उसके बाद ये सीधे पीओके के रास्ते ये पहुंच जाती है, याद रखेंगे पाकिस्तान। कहां पे? पाकिस्तान के पास ये पहुंचती है लास्ट में कराची। कहां पे पहुंचती है? और कराची के पास ये गिर जाती है, ध्यान रखिएगा, अरब सागर में। कहां गिर जाती है? कहां गिर जाती है? अरब सागर में। कौन सी नदी बताओ भाई? सिंधु। कौन सी? तो सिंधु का अपवाह 3 देश में है। कितने देश में है? 3। कितने देश? 3, जिसमें पहला है चीन। कौन? चीन के बाद भारत। कौन सा? और भारत के बाद पाकिस्तान। तो सिंधु का अपवाह बहाव कितने देश? 3। कितने? कितने? इसका उद्गम चाइना में। उद्गम कहां है? मानसरोवर। कहां है? और मुहाना है कराची। मुहाना कहां है? मुहाना कहां? कितने देश में बहती है? 3। कितने? चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन, भारत, चीन, भारत। कौन सी नदी? सिंधु। कौन सी? सिंधु की याद रखेंगे सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सियोक। कौन? सियोक के अलावे लद्दाख में इसकी कुछ और नदियां बहती हैं, जिसमें सियोक के अलावे याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण नदी इसकी है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर के बाद प्यारे ध्यान रखेंगे अस्तूर। क्या है?
अस्तूर क्या है? तो सियोक, और उसके बाद एक नदी ऊपर से आती है गिलगिट। कौन सी? ये तीन महत्वपूर्ण नदी के अलावे सियोक, सियोक, जास्कर, अस्तूर, गिलगिट, सियोक, अस्तूर, सियोक, जास्कर, अस्तूर, गिलगिट, ये सारी सहायक नदी किसकी है? सिंधु। किसकी? तो सिंधु याद रखिएगा कितने देश से बहती है? 3। इसी के किनारे लेह बसा है। कौन? कौन? और सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा कि ये 2 पर्वतों के बीच बहती है। कितने पर्वत? 2। एक है लद्दाख और दूसरा है जास्कर। कितने पर्वत? 2। तो लद्दाख पर्वत याद रखिएगा, लद्दाख पर्वत और जास्कर, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच कौन बहती है भाई? कौन? तो सिंधु किन 2 पर्वत के बीच बहती है? लद्दाख और लद्दाख और लद्दाख, लद्दाख कंफर्म याद रखिएगा। बाकी धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे आके कारगिल, वहां भी सिंधु ही है। कौन? सुरु नदी, वो सिंधु की सहायक नदी है, बट लोकेशन अगर पूरे कारगिल का देखेंगे तो क्रॉस करती है सिंधु भी। छोटी सहायक नदी है, जैसे याद रखें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, तो उसमें ध्यान रखें कारगिल की अगर बात की जाएगी तो वो लोकेशन है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अगर ध्यान रखेगा तो वहां से इंडस भी, सिंधु भी वहां से गुजरती है ना। क्या सियोक? कारगिल के बारे में पूछा था, तो कारगिल तो वही सूरी है, लेकिन सियोक ध्यान रखिएगा, सियोक ऊपर से आती है, ये आती है अक्साई चीन की तरफ से आती है। कौन? सियोक जो है वो अक्साई चीन की तरफ से आती है। ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें हम 108 नंबर में हैं, 108 नंबर में देखिए, यहां पर इसको हम और समझाते हैं। देखो भाई ध्यान देना है, अगर अभी आप जो कर रहे हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे यहां ध्यान रखिएगा कि सिंधु के बारे में, ये सिंधु तो यहां पर है, सिंधु की जो सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, सियोक। कौन सा? सियोक। सियोक की सहायक एक नदी है, सियोक की भी एक सहायक नदी है, और इस नदी का नाम है ये आपका है सियोक, और सियोक के बाद इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है गलवान। क्या नाम है? और इसी गलवान नदी के नाम पर इस यहां पर एक घाटी है, और इस घाटी का नाम है गलवान घाटी। क्या नाम है? गलवान घाटी। कौन घाटी? गलवान। आप देखेंगे एक ऊपर से एक नदी आती है, और वो नदी का नाम है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। जबकि याद रखेंगे गिलगिट के बाद एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है अस्तूर। क्या नाम है? अस्तूर। और अस्तूर के बाद एक नदी इधर से आती है, और ये नदी है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। क्या नाम है? और इसी लोकेशन में यहीं पर याद रखेंगे आपका है कारगिल। कौन है? कारगिल। याद रखिएगा। और यहां से एक छोटी नदी, कारगिल के पास एक छोटी नदी जो याद रखें क्रमशः सिंधु की सहायक नदी में, उसका मेंशन आप कहीं नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रीय सवाल अगर कभी आपसे पूछ लेता है तो क्षेत्रीय सवाल में ध्यान रखें कुछ ऐसे रिवर्स ले आता है जो ध्यान रखेंगे उस खास सेट के लिए होता है, क्योंकि बार बार आप सिंधु के सहायक नदी में देखेंगे तो जो नदी का जिक्र किया गया वो नदी नहीं है, क्योंकि सिंधु के सहायक नदी में सारी नदी आपको वही मिलेगा जो यहां पर बताए गए, जिसमें सियोक के अलावे, उसके अलावे पाकिस्तान में भी सिंधु की सहायक नदी जैसे हुंजा है, इसके अलावे ध्यान रखेंगे हुंजा के अलावे 1-2 नदी और पाकिस्तान में आके मिलती है, तो उसका जिक्र आपको भारत में नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में आपको मुख्य रूप से याद रखेंगे सियोक, गिलगिट, इसके अलावा अस्तूर और जास्कर। ये चारों सहायक नदी किसकी है? सिंधु की। जबकि ये सारे भारत में आकर मिलती है, जबकि केवल सिंधु की सहायक नदी अगर पूछेगा तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है? जो याद रखेंगे पाकिस्तान में किसमें मिल जाती है? सिंधु में। किसमें मिल जाती है? सिंधु में। कौन सी नदी? कौन सी? तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि यहां पर सवाल है कि लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में मुख्य वनस्पति कौन सी है? अब चलिए इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन हम बताएंगे, रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है ना। लद्दाख में याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे लद्दाख या जम्मू कश्मीर के ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे तो यहां अल्पाइन क्रम की वनस्पतियां, कैसी वनस्पतियां? अल्पाइन क्रम की वनस्पतियां हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा
कि हिमालय क्षेत्र में 3 प्रकार की वनस्पतियां हैं। जैसे याद रखेंगे हिमालय के निचले एरिया में पर्वतीय वन मिलते हैं, और जैसे ही याद रखेंगे ऊपर श्रीनगर तक हम पहुंचते हैं तो वहां पर याद रखेंगे कोंधारी या टेंगा वन मिलते हैं। चूंकि कोंधारी या टेंगा वन इसलिए मिलता है क्योंकि 4 महीने कश्मीर के कुछ एरिया में भीषण बर्फबारी होती है और लद्दाख के एरिया में बर्फबारी होती है, पूरा बर्फबारी होती है, मतलब पूरा कश्मीर और पूरा लद्दाख बर्फ से 4 महीने ढकता है। इस लेकर वहां के वनस्पति ध्यान रखेंगे अपने स्वरूप को कोंधारी या टेंगाधारी वन में कन्वर्ट कर लिए। उस वनस्पति के अंतर्गत याद रखिएगा कि मुख्य रूप से आता है देवदार। क्या आता है? देवदार। देवदार के बाद आता है चीड़। क्या आता है? चीड़। चीड़ के बाद आता है पाइन। क्या आता है? पाइन। पाइन के बाद आता है बिल्लो। क्या आता है? बिल्लो। ये सभी, इसके अलावा आता है अस्प्रूस। क्या आता है? अस्प्रूस। ये सारी याद रखेंगे वनस्पति या पेड़ याद रखेंगे कि कोंधारी या टेंगा वन के उदाहरण है। लेकिन जब यही याद रखेंगे हिमालय के ऊपरी एरिया में जाते हैं तो यही वनस्पति याद रखेंगे पूर्णतः याद रखेंगे अल्पाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्पाइन। क्या हो जाते हैं? अल्पाइन। क्या हो जाते हैं? अल्पाइन। तो कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी एरिया में वनस्पति के जो प्रकार हैं या वनों के जो प्रकार हैं वो अल्पाइन वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैसे वन कहलाते हैं? कैसे वन? अल्पाइन वन। कैसे वन? इसके कुछ प्रमुख याद रखेंगे वनस्पति में देवदार कौन? कौन? चीड़ कौन? पाइन कौन? बिल्लो कौन? अस्प्रूस कौन? ये सारे के सारे वनस्पति याद रखेंगे हिमालय क्षेत्र के हैं। कहां के हैं? किस क्षेत्र के? हिमालय क्षेत्र के। क्लियर ना? तो याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र के बहुत सारे वनस्पति है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, लिखते जाइए, नंबर बैठा देंगे, है ना? ठीक है, हाँ लिखिए लेकिन नजर बचा के, बात समझ गए ना? हाँ, मैट्रिक परीक्षा में एक्सपेल्ड या धराता कौन है? जो बकलोल होता है, लिख रहा है, दिमाग है ये नहीं है, उधर आके अधिकारी आके खड़ा है, फिर भी वो एकदम पूरा एकदम निकाल के लिख रहा है पूरा एकदम, बात समझ गए ना? नकल भी अकल से होता है ना? बात समझे? थोड़ा दिमाग एक्टिव रखिए, रिजल्ट उजल्ट हो जाएगा। एकदम बकलोल है, लोल है, नहीं होगा। थोड़ा सा माइंड क्लियर रहेगा ना, हो जाएगा। हाँ चल ध्यान दो, हड़बड़ाओ मत। चलिए 100 कितना था भाई? 8 ना 9। चलिए 109 की ओर हम चलेंगे। जिसको निकलना रहेगा हम अपने समय से छोड़ देंगे, टेंशन मत लेना। हड़बड़ाएगा तो पूरा पीटेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हम समय पर छोड़ देंगे खुद। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है कौन दर्रा? एकदम आज दर्रे लद्दाख व्लॉग समाप्त कर देते हैं। देख भाई, पूरा दर्रा समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन बात वही है ना। चल दे भाई, ध्यान देना, बोर्ड इतना गंदा है ना, फेंक दें, बोलो न? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले ये आपका श्रीनगर। कौन? श्रीनगर। श्रीनगर है, आराम से समझिए श्रीनगर। श्रीनगर के बाद ये कौन है? जम्मू। जम्मू कौन है भाई? जम्मू। जम्मू के बाद ये कौन है? लेह। कौन? लेह। कौन? लेह। आराम से देख लेंगे। अब कहता है जोजिला दर्रा। कौन दर्रा? जोजिला। देखो भाई, जोजिला दर्रा यहां पर है, याद रखेंगे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे? लेह से। श्रीनगर को लेह से। तो बताइए कि श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है कौन दर्रा? जोजिला दर्रा। कौन दर्रा? तो जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ा है? श्रीनगर को। और जब लेह हम पहुंच जाएंगे तो कहता है कि लेह से आराम से हम याद रखेंगे तिब्बत चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे? तिब्बत। कहां चले जाएंगे? तिब्बत। कहां चले जाएंगे? तिब्बत। तो स्पष्ट रूप से कश्मीर से श्रीनगर, कश्मीर से याद रखेंगे जोजिला दर्रे के रास्ते हम लेह जाएंगे और लेह के बाद कहां चले जाएंगे? तिब्बत।
कहां चले जाएंगे? तिब्बत। जबकि एक दर्रा प्यारे श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और इस दर्रे का नाम है बानीहाल। क्या नाम है? नाम सुने होंगे, कौन दर्रा? और इसी में प्रसिद्ध है जवाहर। कौन सा? जवाहर सुरंग का नाम सुने होंगे। कौन सुरंग? तो बताइए कि बानीहाल दर्रा किसको किसको जोड़ा है? श्रीनगर और, तो श्रीनगर और जम्मू को कौन जोड़ा है? बानीहाल। कौन? तो बानीहाल किसको किसको? श्रीनगर को, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन? बानीहाल। कौन? जबकि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कौन? जोजिला। कौन? जबकि लद्दाख में एक दर्रा है बुर्जिल। कौन? नाम सुने होंगे, बुर्जिल दर्रा की बात करेंगे। ये जोड़ता है श्रीनगर को, किसको भाई? श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे? तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है कौन दर्रा? बुर्जिल दर्रा। कौन दर्रा? कौन दर्रा? तो लद्दाख में 3 दर्रे हैं। कितने दर्रे? जिसमें पहला है, याद रखेंगे, जोजिला। कौन? बुर्जिल। कौन? और एक दर्रा सबसे महत्वपूर्ण है लद्दाख में, जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा भी याद रखेंगे लद्दाख में है, लेकिन इस दर्रे का उपयोग करता है चीन और पाकिस्तान। कौन करता है? कौन करता है? किस दर्रे का? काराकोरम। किस दर्रे का? तो याद रखेंगे लद्दाख में 3 दर्रे। कितने दर्रे? काराकोरम। कौन? जोजिला। कौन? बुर्जिल। कौन? जबकि कश्मीर में याद रखेंगे बानीहाल। कौन? तो जम्मू कश्मीर में कौन दर्रा? तो बानीहाल दर्रा। याद रखेंगे श्रीनगर को कहां से? जम्मू से। श्रीनगर को कौन दर्रा? बानीहाल। कौन? तो बानीहाल किसको किसको? श्रीनगर को, और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कौन? जोजिला। कौन? कन्फर्म ना? याद रखेंगे। और चीन पाकिस्तान को कौन? काराकोरम। कौन? कन्फर्म। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि थार रेगिस्तान किस क्षेत्र में पड़ता है भाई? राजस्थान और कहां पे? गुजरात। राजस्थान और गुजरात। कौन मरुस्थल? थार। कौन सा? थार मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, ये भारत का नक्शा है भाई, ध्यान दो। यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया याद रखिएगा थार है। कौन है? थार। कौन? थार। ऐसे थार की स्थिति 2 देश हो जाएगी। देश अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। भारत और याद रखेंगे अगर मरुस्थल का क्षेत्र तो सबसे ज्यादा तो ये राजस्थान में है ही, लेकिन इसके कुछ क्षेत्र कहां पर पड़ेंगे? गुजरात। कहां पे? गुजरात। कहां पे? गुजरात। कौन मरुस्थल? थार। कौन? थार। ध्यान रखेंगे थार मरुस्थल में राजस्थान के कुछ जिले की बात करेंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, श्रीगंगानगर। 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखेंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे थार मरुस्थल है। कौन मरुस्थल? थार की बात करेंगे। थार के मुख्य वनस्पति के रिलेटेड अगर बात करेंगे तो यहां पर याद रखेंगे नागफनी। कौन सा? नागफनी याद रखेंगे। नागफनी के अलावे याद रखेंगे खजूर। कौन सा भाई? खजूर के अलावे वनस्पति में बबूल। कौन सा? तो याद रखेंगे बबूल की बात करेंगे, खजूर की बात करेंगे, नागफनी। ये कैसे वन के अंतर्गत हैं? मरुस्थलीय वन के अंतर्गत हैं, जो राजस्थान के थार में मिलता है। जबकि इस मरुस्थल को उपयुक्त बनाने के लिए भारत ने इस एरिया में एक बड़े नहर का निर्माण करवाया था, इंदिरा गांधी नहर। कौन नहर? प्रश्न आएगा कि भारत के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक इंदिरा गांधी मरुस्थल में पानी किस नहर से जाता है? इंदिरा गांधी। किस नहर से? इंदिरा। किस नहर से? इंदिरा। तो भारत के सबसे सूखा क्षेत्र कौन है और वहां पर पानी जाता है किस नहर से? इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता है वो सतलज से आता है। किससे आता है? सतलज और ब्यास। सतलज और किससे? सतलज और
और ये सतलज और ब्यास जहां पर मिलन होता है, एक बांध बनाया गया, एक बैराज बनाया गया हरि के, क्या नाम है? हरि के बैराज, याद रखिएगा पंजाब। हरि के बैराज कहां? हरि के बैराज पंजाब के पास से ही भारत के सबसे लंबे नहर निकले हैं। कौन? इंदिरा गांधी। कौन? तो भारत का सबसे लंबा नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर में पानी किन दो नदी से आता? सतलज और सतलज और सवाल आएगा कि सतलज और ब्यास से जो नहर निकाला गया उस स्थान का नाम क्या है? हरि के। क्या नाम है? तो हरि के बैराज कहां है? पंजाब। कहां? कौन बैराज? तो हरि के बैराज कहां है? कहां? कौन बैराज? हरि के बैराज। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, भाई ध्यान दीजिएगा, 110 के बाद 111, 111 में ध्यान दीजिएगा, थार प्रदेश में सालाना औसतन वर्षा कितना होता है? देखो भाई इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मैं कट कर रहा हूं, यहां सुधारिएगा। यहां मिलीमीटर हो सकता है, यहां सीधा काट करके लिख दीजिएगा 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम। कहां पे? कहां पे? थार में, याद रखिएगा। जबकि नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ये भी इजी है। कहता है राजस्थान के किस क्षेत्र में थार मरुस्थल है? उत्तर और किधर? पश्चिम। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। कौन मरुस्थल भाई? थार। कौन? और ध्यान रखिएगा सवाल 13 में भी इजी सवाल है, 13 में भी वही सवाल है। ध्यान रखिएगा कि थार मरुस्थल का अधिकांश हिस्सा किस राज्य में है? राजस्थान। किस राज्य में? जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर के बाद है बाड़मेर। कौन सा? और बाड़मेर के बाद है प्यारे बीकानेर। कौन है? ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे कौन मरुस्थल है? थार। कौन? तो थार का सबसे बड़ा एरिया राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर। कहां पे? जैसलमेर के बाद बाड़मेर के बाद बीकानेर। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल 14 में चलेंगे। 14 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कहता है शुष्क प्रदेश के पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? छोटी और मोटी क्यूटिकल परत की होती है। जैसे ध्यान रखिएगा, शुष्क प्रदेश में खजूर आप देखे होंगे। कौन सा? खजूर देखे हैं ना? कौन सा? खजूर की बात करेंगे, खजूर की पत्ती आप देखेंगे तो बिल्कुल कांटेदार होती है कि नहीं होती हैं? और बिल्कुल पतली कांटेदार होती हैं। और ध्यान रखेंगे वो ज्यादा कड़ा और मजबूत होती है कि नहीं होती हैं? कड़ा और क्या होती है? मजबूत। कड़ा और क्या होती है? मजबूत। तो पत्तियां मोटी होती हैं ताकि ध्यान रखेंगे वो पत्तियां सूखे ना, क्योंकि थार मरुस्थल या रेगिस्तान में पानी का अभाव होता है। इस लेकर पानी को बचाने के लिए ध्यान रखेंगे वो पत्तियां कड़ी और मोटी हो जाती हैं, जिससे ध्यान रखेंगे कि वो पत्तियां जल्दी सूखे ना, क्योंकि पत्ती अगर सूख गया तो ध्यान रखेंगे प्लांट समाप्त हो जाएगा। इस लेकर शुष्क प्रदेश में वनस्पतियां अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इस प्रकार से वो ढल जाती है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। और ये कोई भी चीज हो, प्लांट हो या एनिमल, वो खास क्लाइमेट में ध्यान रखेंगे। एक सिद्धांत भी है डार्विन के कि कोई भी वनस्पति या कोई भी एनिमल, ध्यान रखिएगा, उस प्रदेश में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर एडजस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलुप्त। इसलिए कर कोई भी वनस्पति ध्यान रखिएगा कि खास प्रदेश में ढल जाते हैं और उसी के अनुकूल वो ध्यान रखेंगे, वो अपने आप को बना लेते हैं, ढाल लेते हैं, ताकि उस क्लाइमेट में वो अच्छे तरीके से रह सकें। इसलिए कर ध्यान रखिएगा खजूर, बबूल, नागफनी ये आराम से शुष्क प्रदेश में रह लेता है। अब कहेंगे कि भाई आप बोल रहे हैं कि खजूर राजस्थान में, बिहार में भी रह लेता है। तो हां, बिहार में भी रह लेगा। जैसे बिहार का आम जो है, बिहार का आम राजस्थान में नहीं होगा, खत्म हो जाएगा तुरंत आम का पौधा।
आम, महुआ, पीपल, बरगद, क्योंकि इसके लिए अच्छी मिट्टी, अच्छी जलवायु चाहिए। लेकिन खजूर जो है ना, वो पूरा एकदम ध्यान रखिए गर्म और शुष्क जलवायु में। जैसे यहां पे से किसी लड़के को अंबानी के घर में छोड़ दें तो आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एकदम कहीं मत जाने दो, बहुत फैसिलिटी है कि नहीं है। और अंबानिया के बेटवा जो है अनंत को 1 घंटा एकराम ला के छोड़ दे, खेला खत्म। होगा कि नहीं होगा। तो खजूर जैसे ही बिहार वाले क्लाइमेट में आता है ना, एकदम खूब बढ़िया, एकदम एकदम ठंडा ठंडा हवा चलता है पूर्वा रात में, फिर पानी बरसता है, मिट्टी भी एकदम बढ़िया मुलायम सॉफ्ट एकदम। तो देखिएगा कि यहाँ वाला जो खजूर है ना बिहार वाला, वो देखिएगा एकदम पूरा हरा भरा रहेगा। अब पूरा एकदम जो है सवेरे 4 बजे जो है उससे एकदम ताड़ी निकलेगा, है ना, निकलता है ना। राजस्थान में वही खजूर को लगा दीजिएगा तो एकदम पतला दुबला, एकदम किसी तरह से अपने आप को झेल रहा है। जैसे ध्यान रखेंगे यहाँ लड़का किसी तरह से अगर एडजस्ट है तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही ध्यान रखेंगे अच्छे घर में इसको रख दीजिए, तो अच्छे घर में अगर रख दीजिएगा तो एकदम आराम से रहेगा। लेकिन क्या अंबानी का बेटा यहां रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो प्लांट जितना कठिन परिस्थिति में रहता है उसको आसानी परिस्थिति में लाइएगा तो एडेप्ट कर जाएगा, और जो बिल्कुल अच्छे परिस्थिति में रहेगा उसको कठिन परिस्थिति में लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि यहां पर खजूर, बबूल, नागफनी ये आराम से राजस्थान में भी रहता है, देश के अन्य भाग में भी इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो ध्यान रखेंगे खास क्लाइमेट में बना है, वो अंगूर को लगा दीजिएगा राजस्थान में, अंगूरी हो जाएगा, है कि नहीं है। वो क्लाइमेट में रहेगा ही नहीं। सेव को लगा दीजिएगा राजस्थान में, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको बर्फ चाहिए, बर्फबारी चाहिए, एकदम नहीं होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। जाओ तो कितना रोकले है, जाओ, हो गया है टाइम, तो 2 मिनट रुको, क्वेश्चन 2 और करवाएंगे। चलो ध्यान दो। देखवाना चाहता कि देखिए हम पढ़ने वाला हैं, अब हम घर जाएंगे वहां पढ़ेंगे। निकलो उधर से बाईपास से। शुष्क प्रदेश की वनस्पति में मोटी पत्तियां क्यों होती हैं? जल संरक्षण के लिए। किसके लिए भाई? किसके लिए? किसके लिए? जल संरक्षण के लिए, है कि नहीं है। तो जल संरक्षण के लिए याद रखिएगा, जिस प्रकार से उत्तर भारत में अति शुष्क गर्म पवनें चलती है जिसको लू कहते हैं, और गांव में देखिएगा कि जब कोई बाहर निकलता है तो पूरा गमछी भींगा लेता है, भींगा लेता है, ताकि जितना दूर हम चलें वो याद रखेंगे वो मॉइस्चराइजिंग वाली जो गमछा है उससे याद रखेंगे हीट पवने जो लू चल रही है उसकी आर्द्रता को लेगा और हमारा आर्द्रता को बना के रखेगा, है कि नहीं है। तो याद रखेंगे उसी प्रकार से पत्तियां भी क्या होती है कि गर्म प्रदेश में या जहां गर्मी ज्यादा पड़ता है, जहां की हवाएं शुष्क होती है राजस्थान में, वहां की पत्तियां मोटी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? मोटी। ताकि याद रखेंगे वो जल का क्या कर सके? संरक्षण। जल का क्या कर सके? संरक्षण कर सके। इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्यारे ध्यान देंगे सवाल कि थार मरुस्थल में किस प्रकार का जल प्रबंधन किया जाता है? कृत्रिम झील बनाकर कुएं और तालाब, कुएं और तालाब। ये तो याद रखेंगे जल संरक्षण तो लगभग भारत या दुनिया में यही नियम ही है, क्योंकि भाई कृत्रिम झील, बड़े बड़े डैम, आहर, याद रखिएगा आहर बनाकर, डैम बनाकर, तालाब बनाकर, कुआं बनाकर ही हम जल को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। कहता है भाई कि राजस्थान नहर का निर्माण किसके नाम पर किया गया? इंदिरा गांधी के नाम पर, और इस नहर का नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर। कौन नहर? तो इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे प्यारे, तो अभी मैंने बताया था कि इसमें पानी 2 नदी से आता है, सतलज। किससे? सतलज। और किससे? सतलज। और लेकिन उस जगह का जहां से नहर बनेगा उसका नाम क्या होगा? हरिके बैराज। कौन बैराज? कौन बैराज? हरिके बैराज। कौन बैराज? तो प्रश्न आएगा कि हरिके बैराज कौन बैराज? तो हरिके बैराज की बात करेंगे तो यहां पानी आता है इंदिरा गांधी नहर से। किस नहर से?
इंदिरा गांधी नहर का याद रखेंगे उद्गम हरि के बैराज से, और यहीं पर दो नदी था, सतलज और कौन, सतलज और ब्यास, याद रखिएगा। और सवाल देख लेंगे कि राजस्थान नहर किन दो राज्यों के बीच है भाई, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और इसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन नहर भाई, तो इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा थार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और मतलब यहां ध्यान रखिएगा कि शीत ऋतु भी याद रखेंगे शुष्क होता है, और याद रखेंगे ग्रीष्म ऋतु भी क्या होता है, शुष्क होता है। अंतर यही होता कि शीत ऋतु में यहां की पवनें ठंडी होकर शीत लहर चलाती है, जबकि याद रखें ग्रीष्म ऋतु में गर्म पवनें क्या होती हैं, लू, गर्म पवनें क्या होती हैं, लू। और आज का लास्ट सवाल, थार क्षेत्र में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियां, कौन झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां, जिसमें बबूल याद रखेंगे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा राम बांस की बात करेंगे, इसके अलावा खजूर की बात करेंगे, ये सारे राम बांस, बबूल, खजूर, नागफनी ये सारे याद रखेंगे कांटेदार झाड़ियां हैं। कैसी झाड़ियां हैं, तो बबूल, खजूर, रामबास, नागफनी, बबूल, खजूर, रामबास ये सभी याद रखेंगे थार मरुस्थल की क्या है, वनस्पतियां हैं। क्लियर, चलिए आज का सेशन यही था, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, या इसको समाप्त करके ही करेंगे। ए लड़की